त्रिवेंद्र सिंह होंगे उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायकों की बैठक में लगी मुहर। कल शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे पीएम और अमित शाह। उत्तर प्रदेश में 19 मार्च को होगा शपथ ग्रहण समारोह। कल बीजेपी विधायकों की बैठक में होगा फैसला। मनोज सिन्हा बोले, मैं किसी दौड़ में नहीं। हरियाणा में जाट आंदोलनकारियों और सरकार में समझौते में फंसा पेच। सरकार ने कहा मांगे मान ली तो यशपाल मलिक बोले खत्म नहीं होंगे धरना प्रदर्शन। आईएस के निशाने पर ताजमहल, अपने मीडिया सेंटर में बताया न्यू टारगेट। सरकार ने बढ़ाई सुरक्षा। चीन और पाकिस्तान का खतरनाक प्लान। पाकिस्तान को मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने की तकनीक देगा चीन। और रांची में ऑस्ट्रेलिया के 451 रनों के जवाब में भारत की मजबूत शुरुआत। पहली पारी में अभी भी 331 रनों से पीछे, लेकिन लोकेश राहुल ने जड़ा अर्धशतक। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। मेरे पीछे जो आप लिखा देख रहे हैं, 5 दिन का मैच और 2.5 दिन में सरेंडर, ये पूरी कहानी है आज के 1 घंटे की शो की। धीरे धीरे आप समझेंगे। दरअसल 11 मार्च को 5 राज्यों के नतीजे आए। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उसके बाद ट्वीट किया, 2019 छोड़ो, 2024 की तैयारी करो। ऐसा लगा कि बात सोशल मीडिया के चुटकुलों की तरह आई गई हो जाएगी, बात गुजर जाएगी। लेकिन अभी हफ्ता भी नहीं गुजरा और 2019 को लेकर निकले उमर के आंसू विपक्ष की रुदाली में बदल गए हैं। कांग्रेस के कई नेता अभी से मोदी से मुकाबले के लिए एक बड़े से गठबंधन की बातें कर रहे हैं और उनके सुर में सुर कुछ दूसरी पार्टियां भी मिला रही हैं। तो हमारा आज का सवाल यही है कि क्या ये 5 दिन के मैच में 2.5 दिन के अंदर ही सरेंडर जैसे हालात नहीं है? आज की चर्चा इसी पर हम करेंगे और एक बहुत ही खास पैनल मेरे साथ होगा। अभी 2017 है, 2019 में भी अच्छा खासा वक्त बाकी, लेकिन 2024 और 2019 का दर्द अभी से सता रहा है। ये वाकई अजीब सा है कुछ। बहरहाल एक रिपोर्ट आप देखें, फिर अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसे कहते हैं 5 दिन के मैच में 2.5 दिन में ही हथियार डाल देना। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी को जबरदस्त समर्थन मिला था, उसके बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने महागठबंधन का राग आलापना शुरू कर दिया था। और अब फिर से एक बार यूपी में मिली बीजेपी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी पार्टी महागठबंधन की बात करने लगे हैं। समस्या ये है कि विपक्षी पार्टियों के बीच में कोई एक नेता ऐसा नहीं है जिसके नेतृत्व को सभी पार्टियां और उनके नेता स्वीकार करें। आलम यह है कि अभी से 2019 में भी मोदी की जीत की भविष्यवाणी होने लगी है। दिलचस्प यह है कि हार का सबसे ज्यादा डर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को सता रहा है। तल्ख बयान से सुर्खियों में रहने वाले मणिशंकर अय्यर ने तो इस बात की ओर इशारा भी कर दिया। हालांकि उन्होंने हार से बचने का फॉर्मूला भी सुझाया। हमें मैदान में रहना है, जीतने का संभावना कम है एक लिहाज से, लेकिन एकत्रित हो गए तो वो बढ़ जाता है। तो सवाल है कि क्या महागठबंधन से पीएम मोदी को रोका जा सकता है? कहावत है, हम कोई कांग्रेस के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, किसी के ऊपर में नहीं कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन एक कहावत है कि 100 लंगड़ा मिलाकर के एक पहलवान नहीं होता है। वैसे इस सवाल का जवाब बिहार के चुनाव में मिल चुका है। यही नहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखा था। तब सोनिया गांधी ने कई दलों को एक साथ लाकर यूपीए की सरकार बनाई थी, लेकिन तब कांग्रेस की हालत इससे मजबूत थी। सवाल यह भी है कि अगर महागठबंधन बनता है तो उसका नेतृत्व कौन करेगा, क्योंकि इस फहरिस्त में कई नेता हैं। बिहार चुनाव के वक्त भी मुलायम सिंह को जोड़कर एक बड़ा गठबंधन बनाने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसका हश्र सबको पता है।
हालांकि दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूरी भी कम नहीं है। कुछ तो अपने अपने किलों में फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन बाकी कई जानते हैं कि बिना एक हुए मोदी के विजय रथ को रोकना आसान नहीं। एक साथ आना चाहिए, तभी नरेंद्र मोदी जी का विकल्प हो सकता है देश में। वो विकल्प होंगे नीतीश कुमार जी। जाहिर है अगर महागठबंधन की कोशिश होती है तो इसकी धुरी यूपी में ही रहनी है। और यहां भले ही बीजेपी ने साथियों के साथ 325 सीटें जीत ली हों, लेकिन वोट प्रतिशत बताते हैं कि अगर कांग्रेस, एसपी और बीएसपी के वोट को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा बीजेपी से आगे जाता है। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो 5 दिन का मुकाबला, 5 दिन का मैच और 2.5 दिन में ही सरेंडर कर रहे हैं विपक्षी तमाम मिलकर के, ऐसा लग रहा है जिस तरीके से अभी से 2019 की तैयारियों की बातें हो रही हैं। बहरहाल अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अफजल अब्बास जो जेडीयू से आते हैं, सुरजीत दास गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अमरनाथ अग्रवाल कांग्रेस से आते हैं और नवेद सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हैं, लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत खैर मकदम है। सबसे पहले अमरनाथ जी आपसे शुरुआत कर लेते हैं। अमरनाथ अग्रवाल साहब, ये साल 2019 की तैयारी अभी से क्यों? क्या आप लोगों ने जो बातें जनता के सामने रखी थी अभी 2017 में चुनाव के वक्त, क्या उसमें अब खुद ही आप लोगों को खोट नजर आने लगा है? देखिए, अभी तैयारी की बात तो यह है कि राजनीतिक दल हमेशा तैयार रहते हैं, चुनाव के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और नीतियां रणनीतियां बनती रहती हैं। और जहां तक बात यह है कि अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है। चुनाव अभी हुआ है, उत्तर प्रदेश में हमारी हार हुई है, लेकिन पंजाब में हम जीते हैं। मणिपुर और गोवा में आपने देखा है कि बहुमत हमें मिला था। बहुमत की सरकार बीजेपी की नहीं है। और भी एक मैं आपके सुन रहा था कि 100 लंगड़े मिलके, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि 100 लंगड़े मिलके, चाहे वो पहले मिले और चाहे बाद में मिले, मणिपुर और गोवा में भी उन लंगड़ों ने मिलकर सरकार बनाई है। जम्मू कश्मीर में उन लंगड़ों ने मिलकर सरकार बनाई है। आसाम में वही लंगड़े मिलकर सरकार बना रहे हैं। आज राजनीतिक स्थितियां बदल चुकी हैं। जब मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा जिस दिन, उस दिन निश्चित है कि 2019 में हमारी विजय होगी। और क्या होता है ये अभी बहुत जल्दी है गठबंधन की बात करना, ये हाईकमान तय करेगा। बाकी पार्टी में लोकतंत्र है, लोग अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। कहते हैं लोग, कहते हैं और कहा है। अब अगर हाईकमान इस बात को समझेगा और 4 दल इस बात को समझेंगे तो आगे समय बताएगा। अभी तो बहुत समय है 19 के लिए। और जहाँ तक बात ये रही कि गठबंधन होने की, तो गठबंधन भाजपा ने बिहार में भी किया था 16 पार्टियों के साथ। इतना अहंकार नहीं होना चाहिए राजनीति में। नहीं, एक अजीब सा मैसेज भी दे रहे हैं ना आप लोग। एक राहुल जी ने एक मुद्दा छेड़ा। देखिए, पहले उमर अब्दुल्ला का एक ट्वीट आया, उसके बाद सीपी जोशी साहब ने एक शुरुआत कर दी है। एक अजीब सा मैसेज भी जा रहा है कि आप लोगों ने अभी भी चुनाव लड़ा। ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिन मुद्दों के साथ, जिन बातों के साथ, जिनके साथ मैदान में थे, चुनावी मैदान में, शायद वहां पर आपसे कोई बहुत बड़ी खामी हो गई, इसलिए अब सबको एक साथ आ जाना चाहिए भाई। और इससे क्या होता है कि जो सामने वाले का पक्ष है उसको आप बहुत ज्यादा बड़ा कर रहे हैं। बहरहाल, इससे पहले कि मैं कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शन लूं, जरा एक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद है, सुरजीत दास गुप्ता साहब। सुरजीत साहब, 5 दिनों का मैच था, 2.5 दिनों में सरेंडर कर दिया गया, क्या इसकी बड़े वजह देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गणतंत्र में, खासकर हमारा जो संसदीय गणतंत्र है, इसमें जल्दी मूव करना बहुत आवश्यक होता है। और वैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की कोई औकात होती नहीं है। तो अगर आपका इशारा गोवा और मणिपुर की तरफ है तो इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने पहले मौके का फ़ायदा उठाया। और कांग्रेस, जहाँ तक मैंने सुना है कि खासकर गोवा में, वो इसी बात पर उलझी रही कि नेता किसको बनाया जाए, जिसको कि अंग्रेजी में कहते हैं काउंटिंग योर एग्स, काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर द एग्स हैच। तो वो वाली स्थिति हो गई थी। जहाँ तक 2019 का सवाल है या किसी महागठबंधन का सवाल है, तो उसमें कई मुख्य बिंदु हैं। पहली बात तो ये है कि पूरा देश बिहार नहीं है। जो फॉर्मूला बिहार में कामयाब रहा, ज़रूरी नहीं कि पूरे देश में कामयाब हो। ठीक बात। दूसरी बात यह है कि जनता को एक संदेश देना पड़ता है, एक एजेंडा लेके सामने जाना पड़ता है। तो मोदी हटाओ एक एजेंडा नहीं हो सकता अपने आप में। आप किस चीज़ के खिलाफ लड़ेंगे? आप क्या जनधन योजना के खिलाफ लड़ेंगे? आप मुद्रा योजना के खिलाफ लड़ेंगे? आप क्या जो सोशल इंजीनियरिंग हो रही है बीजेपी में उसके खिलाफ लड़ेंगे? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जाएंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है। और कितनी बड़ी विडंबना है, देखिए कि राजीव गांधी के कांग्रेस ने जो 89 में फेस किया था, वही सिचुएशन अब बीजेपी के सामने है कि सब मिलके येन तेन प्रकार बीजेपी को हराओ या मोदी को हटाओ। ये अपने आप में
जनता को एक बहुत गलत संदेश देता है। और मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए जनता के मन में जो छवि बनेगी इसके वो खराब हो रही है, वो खराब होगी कि ये एक अपने आप में एजेंडा नहीं होता कि किसी भी तरह से मोदी को हटा दो। हाँ, ये सामने वाले को शायद और मजबूत करता है जी। और इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देखिए कि समाजवादियों के बारे में, मैं समाजवादी पार्टी के बारे में सिर्फ नहीं कह रहा हूं, तमाम जो समाजवादी दल है जिनको शॉर्ट में सोशलिस्ट कहा जा सकता है, इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। और वो इतिहास ये है कि ये लोग 4 साल से ज्यादा अलग नहीं रह पाते, जब इकट्ठे हो जाते तो 1 साल से ज्यादा इकट्ठे नहीं रह पाते। हाँ, ये पूरा इनका इतिहास रहा हाल है। के वक्त में हमने देखा। हाँ, तो फिर मान लीजिए अगर किसी तरह से हम मान ले कि ये किसी तरह से मोदी को हरा भी देते हैं, तो क्या एक अनिश्चित सरकार बनाएंगे वो, जो कि 1 साल में गिर जाएगी, जो कि जिसमें कि 4-5 जो भी घटक दल हैं वो आपस में लड़ मरेंगे। तो ये मुझे लगता है कि जनता को संदेश देना बहुत आवश्यक है। और सिर्फ इस तरह से कि मोदी को हटाओ, ये अपने आप में कोई एजेंडा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नवेद साहब, आप समाजवादी पार्टी से आते हैं, अखिलेश ने राहुल का साथ लिया। मैं आ रहा हूं आपके पास अमरनाथ साहब। नवेद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नवेद अभी, हाँ नवेद, अभी अखिलेश ने राहुल का साथ लिया और हालत क्या हुई पार्टी की, समाजवादी पार्टी की सूबे में, वो आपने देखी है। और रविदास मेहरोत्रा साहब आपकी सरकार में मंत्री भी रहे, बड़े कद्दावर नेता रहे, लेकिन अपना चुनाव हार गए अपने इलाके से, वो एक अलग का मसला है। क्या आपको लगता है कि जो बात अभी हो रही है, जिस तरीके से हो रही है, क्या सही वक्त है इसका, या इससे गलत मैसेज दे रहे हैं आप लोगों के बीच में? नहीं, देखिए हुसैन भाई, हम लोगों ने तो लगातार अभी ये कहा है कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसका हम लोगों ने सम्मान किया है, और सम्मान करने के साथ साथ धन्यवाद दिया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद दी है, मोदी जी को भी मुबारकबाद दी है, आपके चैनल के माध्यम से भी दी है। और कहीं ना कहीं कमी रह गई, हर जगह कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। तो हमारे साथ भी कोई कमी रह गई जिसके लिए हम चिंतन और मंथन हमारा जारी है, और हम देख रहे हैं कि क्या कमी रह गई, हम कहाँ पे, किस वजह से हम पीछे रह गए, क्या वजह थी कि जनता के दिल तक हम पहुंचे लेकिन ईवीएम तक हम नहीं पहुंच पाए। नवेद साहब, तो ये दिल से लेके ईवीएम तक का जो बड़ा सफर है, ये बड़ा गौर करने वाला सफर है। नवेद साहब, मैं तो समझना ही चाह रहा हूं, लेकिन अभी 19 पे बात करने में तो हम यही कहेंगे कि अब जनता ने, ठीक है, वही महागठबंधन पर मुझे आपको कमेंट चाहिए। जी देखिए, महागठबंधन के लिए अभी हम यही कहेंगे कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी थोड़ा सा वक्त है। तो वैसे अमरनाथ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो फैसला लेता है इन सब चीजों में। तो जो भी हमारी पार्टी फैसला लेगी, लाइन है, हमारे सारे कार्यकर्ता, हम हमेशा से सुनते आए हैं और शायद सुनते रहेंगे। बहरहाल, हमारे साथ अफजल अब्बास साहब भी हैं, जेडीयू से आते हैं। आज अफजल साहब, बिहार में गठबंधन का फॉर्मूला, महागठबंधन का फॉर्मूला कामयाब रहा। जरूरी है कि वो सारे सूबों में कामयाब हो जाए या देश के स्तर पर कामयाब हो जाए? और इतनी हड़बड़ाहट, इतनी जल्दबाजी क्यों है? अभी तो बस 2017 के असेंबली इलेक्शन के नतीजे ही आए हैं। रिजवी साहब, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड पहले से कहती कि बिहार के तर्ज पे एक महागठबंधन बनाया जाए। मैं समझता हूं कि उस पर सपा कांग्रेस के लोग अगर सोचे होते तो ये नौबत नहीं आती। नीतीश कुमार जी ने कहा, पार्टी के सीनियर लीडर ने भी कहा, केसी त्यागी साहब ने कहा, शरद यादव जी ने भी कहा, हम लोगों ने पहल की थी कि गठबंधन बिहार के तर्ज पर बनाया जाए। वो नहीं बना, वोटों का ध्रुवीकरण किया गया और वोटों का डिवीजन हुआ, फायदा मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो मैं देखता हूं बिहार के चुनाव के नजरिए से मैं कह रहा हूं कि बिहार के चुनाव में जिससे प्रधानमंत्री ने अटैक हमेशा बिहारियों पे किया, और जो पूरे आप उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखेंगे जिसे नीतीश कुमार जी अकेले काउंटर करते थे, उस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी का काउंटर करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, हम तो बहुत छोटी पार्टी, बिहार तक सीमित है, संगठन अलग है, लेकिन लीडरशिप एक हो और उसके नेतृत्व में एक गठबंधन नेशनल पैमाने पे बने तो मैं समझता हूं कि इसका अंजाम बहुत बेहतर होगा। और जरूरत यहां तक कि आप लोग कह रहे जल्दबाजी की नहीं है, 2-2.5 साल गुजर गया, 1-1.5 साल के बाद से फिर चुनाव की तैयारी होने लगेगी। अरे आप अंदर अंदर तैयारी करते, किसने रोका था? लेकिन इसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ला करके जो आप पब्लिक को मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हैं। हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बिहार की तर्ज पे उत्तर प्रदेश में, और मैं फिर अपनी जाती तौर पे कह रहा हूं कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले भी मुझे लगता है कि 1-2-3 स्टेट में और चुनाव होगा,
वहां भी इस तरह का गठबंधन बनाने की आवश्यकता है, तभी मोदी जी या भाजपा को जवाब दे पाएंगे, क्योंकि इनके पास जो एजेंडा है वो हिंदुत्व का एजेंडा है। अब वो पोलराइजेशन की बात करेंगे, आपका वोट बिखरेगा। वोटों का बिखराव ना हो, इसके लिए एक गठबंधन नेशनल पैमाने पे हो। और जहां तक मैं हमारे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साहब का एक बयान आया था, नहीं उस पे मैं आता हूं, लेकिन क्या ये सही वक्त है? मैं ये समझना चाह रहा हूं अभी, क्या ये सही वक्त है? राष्ट्रीय नेता शरद यादव जी ने भी कहा कि त्यागी साहब पार्टी के नेता, उन्होंने कहा कि बनना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि बड़े नेता हूं, कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, उनकी बात को मैं तब्दील तो नहीं कर सकता। ठीक है, मैं मेरा एक सेकंड जरा, सुदेश साहब भी बहुत देर से बैठे हैं। एक बात मैं कह दूं, रामविलास पासवान साहब का बयान अभी आ रहा है, बार बार आ रहा है कि लंगड़ों की बात है। वो भूल गए शायद कि जब एनडीए से अलग हुए थे तो यही सोनिया गांधी जी उनके घर पे गई थी और उन्होंने ही बंद कमरे में कहा था कि बीजेपी की तरह आप भी एक गठबंधन बनाइए। ठीक है, ये सब सियासत का हिस्सा है। नहीं तो उस वक्त भी गठबंधन के एक मोर्चा बना और यूपीए में थे, सरकार में आए। अगर विपक्ष वैसे तो नीतीश साहब भी वैसे तो नीतीश साहब भी 17 सालों तक साथ रह चुके हैं। हमने कहा ठीक है, कह रहे हैं, छोड़िए गठबंधन की राजनीति है। सुदेश वर्मा साहब, भाजपा जो बनी है आज भी तेज पार्टियों की सरकार चला रही है। सुदेश वर्मा साहब, मेरा सारा पैनल एक तरफ, आप एक तरफ, क्योंकि आज का विषय ही कुछ ऐसा है 100 लंगड़े मिलकर के एक पहलवान नहीं बना सकते, पासवान जी कह रहे हैं। कुछ कहीं से किस तरह की डर खौफ की बात तो नहीं है? महागठबंधन तैयार अभी से हो रहा है आपके खिलाफ 2019 के लिए। देखिए ऐसा है समीर अहमद साहब, हुसैन रिजवी साहब, देखिए बात ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता कि अपोजिशन पार्टीज मिलके या तो अलग अलग या तो आपस में मिलके आत्मचिंतन करते कि क्या कारण है कि देश में नरेंद्र मोदी जी को इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। ये समर्थन छोटा मोटा समर्थन नहीं है। ये बोलते हैं कि हमारा एजेंडा हिंदुत्व है, बिल्कुल गलत है। हमने कभी हिंदुत्व का एजेंडा नहीं बनाया। हमारा एजेंडा विकास है। आप माने या ना माने, सबका साथ सबका विकास, विकास के एजेंडे पर ही हम जीतते आ रहे लगातार। चाहे 2014 का, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था, मुझे बिल्कुल मैंने रोक दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आपको याद है, पटना के रैली में नरेंद्र मोदी जी ने क्या बोला था, आपको याद होगा। बहुत लैंडमार्क रैली था वो, जो बम फटे थे वहां पर, और वहां मोदी जी ने बोला था कि मुसलमान डिसाइड कर ले भारत का कि वो हिंदू के खिलाफ लड़ना है, हिंदू डिसाइड कर ले मुसलमान के खिलाफ लड़ना है, या दोनों को गरीबी के खिलाफ लड़ना है। तो लड़ाई गरीबी की उसी दिन से छिड़ गई थी और ये बहुत जबरदस्त मैसेज दिया। लोगों को समझ में आया एक व्यक्ति है जो विकास की बात कर रहा है, जो लैंग्वेज आज तक उन्होंने नहीं सुना था, और इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए अगर मैथमेटिक्स होता चुनाव तो बड़ा आसान होता कि सबके समर्थन जुट जाते, लेकिन चुनाव मैथमेटिक्स बार बार नहीं हुआ है, केमिस्ट्री होता है। आपके नेता के आने से लोग नहीं आने वाले। ऐसा सोचना कि नेता के आने से लोग आ जाएंगे, मुझे लगता है बड़ी ओवर सिंप्लीफिकेशन है हमारे वोटर्स का। वोटर्स को इनको ये समझना पड़ेगा, इनके पास कुछ स्टेट्स हैं, जैसे नीतीश जी के पास बिहार हैं, अभी कांग्रेस के पास पंजाब है, पूरा सूबा। तो आप वहां कुछ करके दिखाइए ना, विकास की धारा को बहाइए वहां पर, वहां दिखाइए कि पुलिस सिस्टम काम कर रही है, लोगों के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। आप करके दिखाइए, देश का युवा आपके पीछे आ जाएगा। ये तो प्रतिस्पर्धा डेवलपमेंट में होनी चाहिए, यही नरेंद्र मोदी जी हमेशा बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा हो कि कौन अच्छा विकास कर सकता है। आज के दिन बीजेपी और एलआईजी हैं, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुरजीत साहब, आता हूं सर, अमरनाथ जी आपके पास ही आ रहा हूं, अगला नंबर आपका ही है, जरा सिलसिलेवार तरीके से। सुरजीत साहब, किसी एक व्यक्ति को रोकने के लिए सब एक तरफ आके खड़े हो जाएं, यही कुछ ऐसा पैगाम दे देता है लोगों को कि साहब जो सामने वाला है उसके खिलाफ सब इकट्ठा हो गए, इसलिए जो अकेला पड़ गया उसके साथ आ जाओ। ऐसा है? देखिए ऐसा है कि इस बहुत सारी समस्याओं का मिला जुला रूप ये गठबंधन की बात है। आप देखिए, कांग्रेस से अगर शुरू करें तो सोनिया जी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं रहती। ठीक है। उनके एब्सेंस में राहुल जी ठीक से कांग्रेस को संभाल नहीं पा रहे हैं। किसी भी राज्य में आते हैं जहां पर कि मोदी जी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनमें आप देखिए, उनका इतिहास देखिए, उनके बीच आपस में बनती नहीं है। अगर अभी से आपने कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत कुछ ठीक किया, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने देखा, में जाकर के बहुत कुछ ठीक भी किया उन्होंने। कार्यक्रम की शुरुआत उस पे मैं आ रहा हूं। पंजाब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि अमरिंदर सिंह को खुला छूट दिया गया कि आप अपने तरीके से स्ट्रेटेजी बनाइए। जब राहुल गांधी सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं तो बात बिगड़ जाती है। यूपी में उन्होंने अपने हाथ में लिया, बात बिगड़ गई। पंजाब में उन्होंने लोकल लीडर को जो महत्व देना था वो दिया, इसलिए पंजाब में सफलता प्राप्त हुई।
वैसे भी भाजपा और अकाली का जो गठबंधन था उसका काफी मतलब 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी था और बैड प्रेस भी काफी मिला हुआ था। अब आप देखिए कि जितने भी शुरुआत में आपने जो रिपोर्ट दिखाई कार्यक्रम की शुरुआत में, तभी से जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो उन्होंने तभी से दावा ठोक दिया कि वो जो गठबंधन होगा उसके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार होंगे। तो अब तो लड़ाई उसी बात पे शुरू हो जाएगी। इससे पहले कि आप आपस में समझौता करें, आपस में मेल जोल बढ़ाएं, पहले से आप नेतृत्व का दावा ठोक रहे हैं, तो आप एक साथ आएंगे कैसे? दूसरी पार्टी वो कहेगी नहीं हमारा नेता जो है वो नेता। तो इस तरह से गठबंधन की बात नहीं हो सकती, इस तरह से आपसी भाईचारा नहीं डेवलप हो सकता। और देखिए इनमें से कई ऐसे भी लीडर हैं जिनके खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस है। तो अगर अंदर की बात की जाए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ दल साथ में आने वाले हैं, किसी की बाह मरोड़ दी गई कि साथ में मत जाना, ये भी हो सकता है कि नहीं तो तुम्हारे जो केस है सारे खोल दिए जाएंगे। तो कई चीजें होती हैं। अब देखते हैं 2019 में 2 साल पावर और पॉलिटिक्स का जो खेल है उसमें ये सब कुछ मुमकिन है। अमरनाथ अग्रवाल साहब, पिछले वक्त में उत्तर प्रदेश में आपने अलायंस किया और जो उसके बाद पहला बयान आया आप लोगों की जानिब से, ये सवाल इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि अभी से आप 2019 की बातें कर रहे हैं। आप लोग इल्ज़ाम सबसे पहले लगा देते हैं बीजेपी पर और मोदी साहब पर कि वो पोलराइज करते हैं, वो सांप्रदायिक बातें करते हैं, लेकिन उसकी ज़मीन तो शायद आप लोग तैयार करके देते हैं। मायावती ने 100 मुसलमानों को टिकट दे दिया और जगह जगह चीख कर उन्होंने ये बात कही। आपने अलायंस किया और ये कहा कि हम मुसलमानों के डिवीजन को रोकना चाहते हैं, उनके वोट को डिवाइड होने से रोकना चाहते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आप ही लोग खुद बीजेपी के लिए खेल रहे होते हैं कई बार? देखिए ऐसा नहीं होता है। जब कोई नीति बनती है तो, और विशेषकर कांग्रेस की मैं बात कर सकता हूं कि हमारे यहाँ पे इन चीज़ों का, इन बातों का कोई भी स्थान नहीं है और ना होता है कभी। रणनीति बनी थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार एक चुनाव लड़ने की बात हुई थी। आप ये देखिए इसमें क्या बुराई थी। आज गोवा में या मणिपुर में आप देख लीजिए, जिनकी विचारधारा नहीं मिलती है, जिनके जो इनसे के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनका ही सहारा लेके उनसे अब गठबंधन करके अमरनाथ जी, इसमें नया क्या है? अगर ये तो हमेशा से होता है, आपको पता है कि जो पावर में है, मैंने क्या कहा कि कोई नया नहीं, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि गठबंधन कोई नहीं। मैंने क्या कहा कि ताकत और धनबल का उपयोग करना ही आता है इनको, और बनाई इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं हो रही। मैं क्या कहना चाह रहा था गठबंधन की बात पे कि गठबंधन होता ही है ना। और जहां तक बात ये रही कि अभी एक साहब ने ये कहा कि हम किन मुद्दों पे जाएंगे, जनधन का कोई विरोध नहीं है। वो हमने अलायंस 19 में जनता 19 में तो आपसे ज्यादा गबन तो किसी ने नहीं किया है। पैसा कहाँ रखे हैं? लेकिन ये पैमाना नहीं हो सकता कि अगले ने किया तो आप भी करें। जनता इन बातों का 19 में हिसाब लेगी। यूपी में आप ये देखिए हुसैन रिजवी साहब, यूपी में विकास की कोई बात नहीं की गई है। अरे आप बनारस को क्या बनाना था, गंगा मैया की सफाई करनी थी। अभी आप कह रहे थे कि आप बोलते हैं इस मामले में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। बात देखिए, आप बात सुन लीजिए सुदेश वर्मा जी, अभी से परेशान ना होइए, 19 में और जवाब देने पड़ेंगे। अभी क्यों जल्दी कर रहे हैं आप? एक राहुल गांधी ने मुद्दा छेड़ा किसानों की कर्जा माफी का, जिसमें हमने मांग पत्र भरे, लोगों ने मांग पत्र भराए, मोदी जी ने उसको फौरन कॉपी करके ले लिया है। अब राहुल जी उसके बाद मीटिंग करते हैं मोदी जी से इसी मुद्दे पे। अब ये देखना पड़ेगा कि ये किसानों का कर्जा माफ करते हैं कि नहीं करते हैं। जनता इन बातों का हिसाब लेगी, क्योंकि कांग्रेस ने पहल करी है और कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस इससे पहले कर्जा माफ कर चुकी है। लेकिन इस तरीके से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले बात कर लेने दीजिए, मेरी पूरी हो जाए फिर जवाब दे दीजिएगा। सही तरह से नोटबंदी के आपको हिसाब देना पड़ेगा। आप टेक्निकल रीजन बता के अब हिसाब से बच नहीं सकते हैं। कब तक बचेंगे? इससे कोई लाभ इस देश की जनता को नहीं हुआ है, कोई नौकरियां नहीं जनरेट हुई हैं। आपको हिसाब देना पड़ेगा 19 में। 19 के लिए अमरनाथ जी, सुनिए अमरनाथ जी, दूसरे की आवाज को दबाइए, बात होने दीजिए। अमरनाथ जी, प्रिया दत्त कह रही हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस ने ही नष्ट किया है और कांग्रेस ही नष्ट कर रही है। सीपी जोशी साहब ने भी एक ऐसा ही कुछ सवाल उठाया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके अंदर से ही कुछ ऐसी आवाजें उठ रही जिसके बाद ये तमाम बड़े बड़े सवाल आपके सामने आ रहे हैं? देखिए हुसैन साहब, ये पार्टी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अपने विचार व्यक्त करने के लिए खुली छूट होती है। हैं भाजपा में भी थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, कीर्ति आजाद थे और राकेश सिंह थे, तमाम वो लोग थे। इसलिए उन बातों को इतनी बड़ी पार्टियां, क्योंकि अल्टीमेटली फैसला सीडब्ल्यूसी के हाथ में होता है, सीडब्ल्यूसी करेगी, और गलती हुई है तो वो उसके लिए दोबारा समीक्षा की जाती है। हर राजनीतिक दल करता है, हम भी करेंगे। ठीक है, और क्या होना है भविष्य 19 में बताया जाएगा इस बात को। ठीक है, 19 में हम कहाँ उतरते हैं, कहाँ नहीं उतरते। ठीक है। नवेद सिद्दीकी साहब, हार के बाद अखिलेश जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि कुछ गलती हुई होगी,
लेकिन उन्होंने ये भी साथ में कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के लिहाज से चलिए, उन्होंने जो फैसला किया, जो दोस्ती उन्होंने की थी राहुल के साथ से, उसको निभाने की बात की। लेकिन जिस तरीके की बातें कांग्रेस को लेकर के उनके अंदर से उठ रही हैं, वो कुछ परेशान नहीं कर रही हैं आपके संगठन को कि एक ऐसे दल का साथ जो अंदर से ही बहुत ज्यादा अपनों ही से घिरा हुआ है और एक अजीब सी उलझन उनके अंदर खुद है, तो वो आपके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं आने वाले वक्त में? नहीं, कोई परेशानी का सबब हमारे लिए नहीं है। और अखिलेश जी ने ये बहुत अच्छी बात कही कि दो युवाओं का साथ है, दो नौजवानों का साथ है और दो नई पीढ़ी का साथ है, और ये साथ जो मिलेगा तो काम अच्छा होगा। अब वो मैंने आपसे एक पहले ही जिक्र कर दिया, हुसैन साहब आप काफ़ी समझदार इंसान हैं। मैंने आपसे कहा कि जिस तरह लोग हमारे साथ जुड़ते थे, भीड़ हमारे रैलियों में आती थी, तो जनता ने दिल में तो रखा, लेकिन दिल से ईवीएम तक नहीं पहुंच पाए। अब दिल में तो रखा, ईवीएम ये तो वही बात हुई ना कि साल भर पढ़ाई की और कहीं ना कहीं इम्तिहान में इसके ऊपर फेल हम मंथन करेंगे। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात है, लेकिन हुसैन भाई आज मुझे गठबंधन की बात चल रही है, 2019 का मुद्दा आपने उठाया है और राष्ट्रीय चैनल है, सम्मानित चैनल है, और इस वक्त करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं और आप अच्छे मुद्दे उठाते हैं हुसैन साहब। आपके चैनल के ऊपर अभी एक बाइट आई जिसमें एक बहुत बड़े नेता, कद्दावर रहनुमा हैं और मंत्री भी हैं हमारी केंद्र सरकार में, रामविलास पासवान साहब, एक बहुत आपत्तिजनक बात की उन्होंने। और उनके कद के लिहाज से अगर देखा जाए कि एक कैबिनेट वजीर ये बात करे तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है कि पूरे देश में उन्होंने एक ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया है जो चलने से माजूर होते हैं, जो चल नहीं पाते, किसी भी हालात की वजह से कुछ दिक्कतों का सामना करते हैं, चाहे वो किसी हादसे की वजह से हो, चाहे पोलियो की वजह से हो। तो ऐसे लोगों को ये मजाक करके हम लोग उनको और बढ़ाते हैं। ठीक है, एलजेपी से कोई नहीं है नवेद साहब, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि देश के जो लंगड़े हैं, देश के लंगड़े पहलवान कभी नहीं बन सकते। ठीक है, सही तो कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उन्होंने एक ऐसी बात एक केंद्रीय मंत्री ने करी, शर्मसार किया है। और मैं चाहूंगा कि सुदेश साहब इस पर रिएक्ट करें, क्योंकि एलजेपी का कोई नुमाइंदा नहीं है और बीजेपी के नुमाइंदे के तौर पे सुदेश साहब हैं, तो उनसे मैं इस पर एक रिएक्शन लूंगा छोटा सा। लेकिन अभी मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा, तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है।